नमस्कार मित्रों, रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एएस चौधरी आपके सामने आज एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है, प्रेमचंद से जुड़ा हुआ पहलू है और वो है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद के उस संदर्भ में क्या विचार रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है बातचीत का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद के विचार। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रेमचंद कथा सम्राट है और मानसरोवर के 8 खंडों में लगभग 300 कहानियां इनकी संकलित हैं और लगभग 15 उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। उपन्यासों में हम जानते हैं कि असरारे माविद, जिसको हिंदी में देवीस्थान रहस्य कहते हैं, जो 1903 में प्रकाशित हुआ और उस समय धारावाहिक में प्रकाशित हुआ था, पत्रिका में आवाज़ खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था, उसको पूछते रहते हैं। और उसके बाद प्रेमा, वहम खुरमा, वहम स्वभाव या किसना, और वहाँ से लेकर के गोदान मंगलसूत्र तक मिला जुला करके इन्होंने लगभग 15 उपन्यासों की रचना की है। अपने इस कथा साहित्य में प्रेमचंद के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन संबंधी क्या प्रमुख विचार रहे हैं, आज की जो चर्चा है वो इस विषय पर केंद्रित है। मित्रों, वैसे तो मेरी आपको एक सलाह है और वो सलाह ये है कि जो विद्यार्थी, चाहे वो यूपी के हों, एमपी के हों, हरियाणा या राजस्थान के हों, हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ भी वो प्रेमचंद के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, उनको मेरी एक सलाह है कि प्रेमचंद के बहुत बड़े आलोचक प्रोफेसर वीर भारत तलवार और दूसरे हैं कमल किशोर गोयनिका, इनका अध्ययन जरूर आपको करना चाहिए। विशेषकर वीर भारत तलवार की पुस्तक है प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमाश्रम, किताब उनकी जो असल में पीएचडी है, किताब के रूप में प्रकाशित हुई है। और कमल किशोर गोयनिका ने प्रेमचंद को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है, वो आपको समझने की बहुत अच्छी दृष्टि प्रेमचंद के संदर्भ में आपको मिलेगी। अब यदि हम स्वराज्य आंदोलन के संदर्भ में बातचीत करें मित्रों, तो देखिए प्रेमचंद के सामने स्वराज्य की कई कल्पनाएं और धारणाएं मौजूद थी। उनमें से स्वराज्य की एक कल्पना तो गांधी जी की थी, जो गांधी जी की हिंद स्वराज्य है, जिसके प्रकाशन वर्ष में 1909 ईस्वी मिलता है, कहीं कहीं 1910 भी मिलता है, पर हिंद स्वराज्य का प्रकाशन वर्ष 1909 मानना अधिक बेहतर है। तो गांधी जी की जो हिंद स्वराज्य पुस्तक है और जिसमें गांधी जी ने अपने स्वराज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं, एक कल्पना तो प्रेमचंद के सामने थी कि गांधी जी की स्वराज्य संबंधी अवधारणा। दूसरी कल्पना हिंदूवादियों की थी, जो हिंद स्वराज्य को हिंदू स्वराज्य बनाना चाहते थे। और तीसरी कल्पना क्रांतिकारियों की थी, जो उग्र राष्ट्रवाद, जो क्रांति धर्मिता उस समय चल रही थी। तो प्रेमचंद के सामने ये 3 प्रमुख कल्पनाएं स्वराज्य आंदोलन के दृष्टिकोण को लेकर रही हैं। अब प्रेमचंद की नज़र इन सभी कल्पनाओं पर थी, लेकिन वे स्वराज्य की कल्पना और जो उनकी धारणा है, प्रेमचंद की जो धारणा है स्वराज्य संबंधी, वो वास्तव में इन तीनों से अलग थी। ये बात सही है कि प्रेमचंद अपने कथा साहित्य में गांधी जी से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और 1930 के बाद यदि आप प्रेमचंद की कहानियों को या उपन्यासों का अध्ययन करेंगे और गोदान तक आते आते तो वो एक यथार्थवादी लेखक के रूप में स्थापित होते दिखलाई देते हैं। और गोदान के बारे में तो कहते भी है कि जो अतिरिक्त गांधीवाद के प्रति जो अतिरिक्त मोह था, आदर्शवाद का, हृदय परिवर्तन का जो एक अतिरिक्त मोह था, वो गोदान तक आते आते टूट कर रह गया। तो गांधी जी की स्वराज संबंधी अवधारणा और क्रांतिकारियों की अवधारणा और हिंदूवादी अवधारणा, तीनों अवधारणाएं प्रेमचंद के सामने मौजूद थी। लेकिन इन तीनों से अलग एक नया नजरिया था प्रेमचंद का स्वराज्य आंदोलन को देखने का। असल बात तो ये है कि जब आप प्रेमचंद का कथा साहित्य पढ़ते हैं तो उससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रेमचंद ऐसी स्वाधीनता चाहते थे जो केवल राजनीतिक स्तर पर ही स्वाधीनता नहीं हो, केवल अंग्रेजों को ही भारत से भगाने तक उनकी स्वाधीनता का बोध सीमित नहीं था, बल्कि वो ऐसी स्वाधीनता चाहते थे प्रेमचंद जो राजनीतिक ही नहीं हो, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्वाधीनता भी हो। वे उपनिवेशवाद से ही मुक्ति नहीं चाहते थे,
प्रेमचंद सामंती और जो पूंजीवादी शोषण है, पराधीनता है, जो एक संकीर्ण राष्ट्रवाद है और जो जाति पाति की जो संकीर्ण एक व्यवस्था है, उससे भी भारतीय समाज की मुक्ति चाहते थे। और वे अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, किसानों का, मजदूरों का, दलितों का, स्त्रियों के स्वाधीनता का पोषक स्वराज्य चाहते थे कि ऐसा स्वराज्य हो जिसमें दलितों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, किसानों को, इनको स्थान मिले। और प्रेमचंद असल में चाहे व्यक्ति के स्तर पर हम बात करें या कथाकार के स्तर पर हम बात करें, वे स्वयं सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए थे। और प्रेमचंद के जो लेखन है, इस पूरे लेखन का जो उद्देश्य था मित्रों, वो था स्वराज्य। एक शब्द में कहें तो स्वराज्य। ये बड़ी दिलचस्प एक मैं आपको घटना की जानकारी दे रहा हूँ कि 1930 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी, ये वही हैं जो कलकत्ता से विशाल भारत पत्रिका का संपादन कर रहे थे। 1930 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा प्रेमचंद ने, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं हैं। इस समय की सबसे बड़ी आकांक्षा मेरी यही है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजय प्राप्त करें। यह जरूर चाहता हूँ कि 2-4 उच्च कोटि की पुस्तकें लिखूं, पर उनका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति ही हो। यहाँ पर प्रेमचंद ने अपने जो कथा साहित्य का मूल प्रयोजन है उसको अभिव्यक्त कर दिया है। मित्रों, एक पाश्चात्य विद्वान हैं जिनका नाम है फ्रेज फैनन, आपने नाम सुना होगा। फ्रेज फैनन नाम के विद्वान ने लिखा है एक स्थान पर कि अगर साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के समय राष्ट्रीय चेतना को सामाजिक चेतना नहीं बनाया जाता तो भविष्य मुक्ति का नहीं होगा बल्कि उपनिवेशवाद के बदले हुए रूप का होगा। और इसीलिए राष्ट्रीय चेतना को अधिक व्यापक और गहरा यानी कि वास्तविक रूप में मानवीय बनाना बहुत जरूरी है, ये फ्रेज फैनन का कहना था। और प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य में आप इस विचारधारा को अप्लाई होते हुए देख सकते हो। प्रेमचंद ने फ्रेज फैनन से बहुत पहले, क्योंकि फ्रेज फैनन तो बाद के हुए हैं, तो प्रेमचंद ने फ्रेज फैनन के बहुत पहले इस सत्य को जान लिया था। और यही कारण है कि आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़िए, इन 15 उपन्यासों को पढ़िए, इनकी कहानियों को पढ़िए, इनमें आपको स्वाधीनता की जो व्यापक चेतना की जो अर्थ, एक जो वास्तविक पहचान है व्यापक चेतना की, वो आपको दिखलाई देगी। प्रेमचंद के साहित्य में किसानों को, दलितों को, स्त्रियों की पराधीनता के जितने जटिल यथार्थ हो सकते हैं उनका चित्रण करने के साथ साथ उनकी स्वाधीनता की गहरी आकांक्षा व्यक्त हुई है। मित्रों, प्रेमचंद के कथा साहित्य में जनता के जीवन संघर्ष का इतना गहरा आख्यान और इतना व्यापक मुक्ति संघर्ष देखने को मिलता है कि यदि आप प्रेमचंद के साहित्य को एक मुक्ति संघर्ष का साहित्य भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। प्रेमचंद की जो राष्ट्रीय चेतना है, और प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना ये चाहती है, सबसे पहले वो ये चाहती है कि भारतीय समाज में समता स्थापित हो, क्योंकि जब तक भारतीय समाज में समता स्थापित नहीं होगी तो राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद की अवधारणा के मायने क्या रह जाएंगे। 1934 ईस्वी के आसपास एक लेख, और आसपास क्या, वो 1934 का ही वर्ष है, मुझे ठीक से याद आ रहा है। 1934 ईस्वी में एक लेख छापते हैं प्रेमचंद, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? इस लेख को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जाति व्यवस्था और जो राष्ट्रवाद है उसको परस्पर विरोधी घोषित करते हैं प्रेमचंद यहाँ, क्योंकि जो जातिवाद है वो राष्ट्रवाद का संगठन तत्व नहीं है, वह राष्ट्रवाद को विखंडित करने वाला मूल्य है। और दृढ़तापूर्वक कहा है प्रेमचंद ने कि हमारा स्वराज्य केवल विदेशी जुए से अपने को मुक्त करना नहीं है, बल्कि सामाजिक जुए से भी, जो विदेशी शासन से कहीं अधिक घातक है, उससे भी हमको मुक्ति चाहिए।
हमको सामाजिक अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक रूढ़ियाँ, इनसे भी मुक्ति चाहिए। जब तक हम अपने सामाजिक धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति नहीं पालेंगे, तब तक हम स्वस्थ राष्ट्रीयता के मूल्यों को कैसे पहचान पाएंगे। ये प्रेमचंद की समस्या इनकी संपूर्ण कथा साहित्य में देखने को मिलती है। मित्रों, हम जानते हैं और मैंने आपको पहले बताया भी है कि स्वयं प्रेमचंद सक्रिय रूप से जुड़े और असहयोग आंदोलन के दौरान तो इन्होंने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। फरवरी 1921 की वो घटना है। तो प्रेमचंद स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन उस स्वाधीनता आंदोलन में जो राष्ट्रवाद सक्रिय था उसे वो संदेह की नज़र से देख रहे थे। निराला ने एक जगह एक कविता लिखी है कि झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, चिल्लाया दूर किया दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। कहीं ये वो स्वराज्य आंदोलनकारी ऐसे तो नहीं है कि वो दानी जो बंदरों को पुए खिला रहे हैं, लेकिन भूख से मरता एक प्रताड़ित मनुष्य को दानव कह करके भगा दिया जाता है। कहीं ऐसा अमानवीय भावबोध तो इन स्वराज्य आंदोलनकारियों में नहीं भरा पड़ा हो। प्रेमचंद की ये बड़ी चिंता है। प्रेमचंद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, लेकिन वो बराबर इस बात को भी जान रहे हैं कि ये जो राष्ट्रवाद सक्रिय है, ये जो स्वराज्य के आंदोलनकारी राष्ट्रीय आज़ादी के लिए जो सक्रिय हैं, इनके हृदय में एक फांक है, इनके हृदय में एक अंतर्विरोध है। इसलिए प्रेमचंद उस दौर का जो राष्ट्रवाद सक्रिय था उसे संदेह के दृष्टिकोण से देख रहे थे। ये मैं आपको जानकारी में दे दूं। और प्रेमचंद अपने उपन्यासों में पढ़िए, आप उनकी कहानियों में पढ़िए, राष्ट्रवादियों की कथनी और करनी में दूरी क्यों दिखलाई देती है। राष्ट्रवादी कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समय के जो ये राष्ट्रवादी है वो स्वार्थ चेतना से वशीभूत होकर के केवल मुक्ति की बात करता हो, और यही सत्य था। तो मित्रों, आप ध्यान रखेंगे कि प्रेमचंद के आप उपन्यास पढ़िए, कहानी पढ़िए, वहाँ आपको राष्ट्रवादियों की कथनी और करनी में जो दूरी है, जो अंतर है, जो उनका समझौता परस्त रूप है, जो उनका ढुलमुलपन है, ढुलमुलपन जिसे बोलते हैं, अंग्रेजी राज्य से जो उनकी साठगांठ है, जो उनकी दिमागी गुलामी है, वो सब भी प्रेमचंद के कथा साहित्य में बराबर उजागर होते चलते हैं। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में और कहानियों में आम जनता की ओर से ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि तुम्हारे इस स्वराज्य आंदोलन से हमको कुछ लाभ होगा, देश को कुछ लाभ होगा। कर्मभूमि उपन्यास पढ़िए आप। कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत का स्वरूप देखिए कैसा है। अमरकांत मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, जो ढुलमुलपन और समझौता परस्ती का चित्रण किया गया है प्रेमचंद ने किया है। दिखाया है कि अमरकांत ढुलमुल है और समझौता परस्त है, और प्रेमचंद ने स्वाधीनता आंदोलन के ऐसे मध्यवर्गीय नेताओं के राष्ट्रवाद की पोल खोल दी, जो बात तो करते हैं क्रांति की, लेकिन व्यवहार में वो सत्ता से समझौता करना चाहते हैं और जनता से विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों की कलई प्रेमचंद के साहित्य में आप देख सकते हो, कलई खोल दी है। और वो चाहे कर्मभूमि का अमरकांत हो, या मित्रों आप देख सकते हैं गोदान के राय साहब हो, या ज्ञान शंकर आप देखिए, जमींदारों का शोषण देखिए आप। और सबसे मज़ेदार पहलू, यदि कोई आपसे पूछे कि प्रेमचंद का आप उस उपन्यास का नाम बताओ जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और स्वराज्य आंदोलन की सबसे गहरी व्याख्या करता है, तो मुझे केवल और केवल गबन उपन्यास सबसे पहले याद आता है। प्रेमचंद, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अपनी कहानियों में और अपने उपन्यासों में प्रेमचंद आम जनता की ओर से ये सवाल पूछते नजर आते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद किसकी कल्पना का स्वराज्य होगा। आप गबन को याद कीजिए। गबन का एक पात्र है देवीदीन खटीक, जो अमिट स्मृतियों में है, वो मिट नहीं सकता वो पात्र। वो एक राष्ट्रवादी नेता से सवाल पूछता है कि साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है। तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे, रिश्वत लोगे, तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाठ पाठ बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा।
मित्रों, देवी दीन का ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। आज जबकि भारत स्वाधीन है तो आज के स्वाधीन भारत के नेताओं से भी जैसे देवी दीन इस सवाल को पूछ रहा हो और देवी दीन के सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया गया। और जो देवी दीन की आशंका है वह 100% सत्य साबित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेमचंद के लिए आज़ादी और स्वाधीनता केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है कि अंग्रेज गए, जान गया तो गोविंद को बिठा दिया। नहीं, शोषण हटना चाहिए, सही मायने में मुक्ति चेतना स्थापित होनी चाहिए। इसलिए प्रेमचंद केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते, सचमुच का स्वराज्य चाहते थे। 1930 में प्रेमचंद ने बड़ी दिलचस्प एक कहानी लिखी, आहुति। आपको जरूर पढ़नी चाहिए आहुति कहानी। कई बार तो सवाल नेट परीक्षा में आया हुआ है कि वो आहुति कहानी किसने लिखी। आहुति, चकमा, तावान, जुलूस, सत्याग्रह, ऐसी राजनीतिक कहानियां आप पढ़िए, प्रेमचंद की अमर कहानियां हैं। तो 1930 ईस्वी में प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी आहुति। उस आहुति कहानी की नायिका कहती है कि अगर स्वराज्य आने पर भी संपत्ति का यही प्रभुत्व बना रहे और पढ़ा लिखा समाज यूं ही स्वार्थांध बना रहे, स्वार्थ में अंधा बना रहे, तो मैं कहूंगी कि ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा है। जिन बुराइयों को हम दूर करने के लिए आज हम प्राणों को हथेली पर ले लिए हुए हैं, उन्हीं बुराइयों को क्या प्रजा इसलिए सिर चढ़ाएगी कि वे विदेशी नहीं स्वदेशी हैं? कम से कम मेरे लिए तो स्वराज्य का ये अर्थ नहीं है कि जान की जगह गोविंद बैठ जाए, कि अंग्रेज की जगह भारतीय बैठ जाए। मैं ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ। वो नायिका कहती है आहुति कहानी की कि मैं ऐसी व्यवस्था देखना चाहती हूँ जहाँ कम से कम विषमता को आश्रय ना मिल सके। और मित्रों, यही संकल्पना प्रेमचंद की थी, जो उनके साहित्य में बड़े बलवती ढंग से दिखलाई देती है। और हम कह सकते हैं कि यही प्रेमचंद के स्वराज्य का घोषणा पत्र है, जो आज भी अधूरा है। हाँ, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रेमचंद के स्वराज्य का ये घोषणा पत्र आज भी अधूरा है और केवल आम जनता की आकांक्षा तक सीमित है। आज भी प्रेमचंद के जो स्वराज्य का जो वास्तविक स्वरूप है, उसे हम आज़ाद भारत में भी सही मायने में प्राप्त नहीं कर सके हैं। जब तक हमारे समाज में प्रगतिशील मूल्यों की स्थापना ना हो जाए, जब तक हमारे मनोमस्तिष्क से ये जाति पाति ऊंच नीच का जो वर्ग भेद है, इससे हम ऊंचे ना उठ पाए, जब तक मध्यवर्गीय जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपनी स्वार्थी मानसिकता से निजात ना पा सके, तब तक आज़ादी के मूल्य क्या हैं। और जब तक ये जो नेता, जैसे कि बहुत अच्छी बात नागार्जुन ने कही है कि खादी ने मलमल से 60 गांठ कर डाली है, टाटा बिरला डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। तो मित्रों, एक वर्ग की तो दिवाली 30 दिन बनती है और एक वर्ग जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो ऐसा वर्ग है जो पिसता ही जा रहा है, शोषण के दोहरे और तेहरे चक्र में, साहूकार के शिकंजे में, बहुत तमाम प्रकार के षड्यंत्रों में फंसता जा रहा है। मित्रों, मुझे याद आ रहा है फ्रांसीसी वो समाज, जो क्रांति जब हुई थी तो उस रूढ़िवादी समाज में मात्र 10% लोगों के पास उस समाज का 90% धन वो केंद्रित हो गया था, और जो 90% आम जनता है उसके पास कुल मिलाकर 10% धन भी शामिल नहीं था। वो लोग भूखे मर रहे थे। हालात ये हो गए थे, एक खा खा करके बदहजमी से मर रहा था और एक भूख से पछाड़े खा रहा था। वो विषमता आज भी हम भारतवर्ष में देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं प्रेमचंद के जो आज़ादी के मूल्य हैं, वो केवल राजनीतिक स्तर से ही जुड़े हुए नहीं हैं। हमको पुनः विचार करना पड़ेगा कि क्या हमको आज़ादी राजनीतिक स्तर के साथ साथ ये आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्तर पर भी मिली है क्या? तो ये पहलू मित्रों प्रेमचंद के कथा साहित्य से उभर कर आए हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में हमने प्रेमचंद की स्वराज्य आंदोलन संबंधी बातचीत को अभिव्यक्त किया है और अगले विषय के साथ शीघ्र आपसे हम जल्दी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर ए एस चौधरी, नमस्कार।